हेलो बच्चों, आज का जो हमारा लेक्चर है वो मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर भी हमारा मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का ही था, लेकिन बच्चों कुछ न्यूमेरिकल्स रह गए थे जिन्हें हम यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखो बच्चों, लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि कोई भी अगर आइसोलेटेड सिस्टम है, उस आइसोलेटेड सिस्टम में अगर नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो है, अगर किसी सिस्टम में नेट फोर्स अगर जीरो लग रही है तो उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब ये होता है देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। बस इसी को समझने में बच्चों को कंफ्यूजन रहता है, तो इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल करेंगे। देन ये चीज जो आपको परेशान करती है, ये परेशान करना बंद कर देगी। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या होता है कि नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो। पहले इसे समझना पड़ेगा, फिर इसे भी समझाता हूं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। फिर दो तीन न्यूमेरिकल करेंगे, फिर ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, नेट फोर्स ऑन सिस्टम इज जीरो का मतलब क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या है। मान लो कोई सिस्टम है, ये तीन पार्टिकल का हमारे पास कोई सिस्टम है, ये m1 मास, m2 मास, m3 मास, ये तीन पार्टिकल के ये मास है और ये कोई सिस्टम है। ठीक है बच्चों, सबसे पहली बात, ये सिस्टम आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब इस सिस्टम पे कोई भी बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए। मतलब इस पार्टिकल पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए। इंटरनल फोर्सेस हो सकती हैं, ये पार्टिकल इस पे इंटरनल फोर्स लगा सकता है, ये पार्टिकल इस पे इंटरनल फोर्स लगा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्टिकल इस पे इंटरनल फोर्स लगा सकता है, ये वाला पार्टिकल इस पे इंटरनल फोर्स लगा सकता है, लगाएगा ही। ग्रेविटेशनल फोर्स, हर बॉडी कुछ ना कुछ ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना बॉडी के पास, इतना तो पता ही होगा आपको। ग्रेविटेशन के चैप्टर, खैर अभी बाद में आपका ग्रेविटेशन चैप्टर, लेकिन 9th क्लास में ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ा ही होगा कि कोई दो बॉडी अगर आप रख देते हो तो वो दो बॉडी क्या करती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है। भले उस फोर्स की वजह से वो एक दूसरे के पास ना आए, पर वो एक दूसरे को अट्रैक्ट तो करती ही है। समझ रहे हो ना, अट्रैक्ट तो करती है और पास भी आ सकती है, क्योंकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा वीक फोर्स होता है, लेकिन वो इफेक्टिव भी होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहां पे जैसे ये तीन पार्टिकल है, तो ये तीन पार्टिकल क्या कर रहे होंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन ये फोर्स बच्चों, ये जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर ये तीन पार्टिकल हैं, तो ये जो तीन पार्टिकल हैं ये इंटरनल फोर्सेस हैं। ये क्या है? इंटरनल फोर्सेस हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो ये पार्टिकल एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। तो अगर इस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल हैं वो अगर एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएंगे, तो उन इंटरनल फोर्स की वजह से जो नेट फोर्स बनता है, वो नेट फोर्स ऑलवेज जीरो बनता है बच्चों। ये क्या बनता है? ऑलवेज जीरो बनता है। बस शर्त ये है, ये नेट फोर्स हमेशा जीरो आएगा, लेकिन वो आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगनी चाहिए इस सिस्टम में। अगर बाहर से कोई फोर्स लग गई, एक्सटर्नल फोर्स अगर बाहर से लग गई सिस्टम में, देन ये नेट फोर्स जो होता है, सिस्टम पे लगने वाला जो नेट फोर्स होता है, वो जीरो नहीं रह जाता। क्योंकि बच्चों, ये जो इंटरनल फोर्स होती हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये पार्टिकल इस पार्टिकल को किसी फोर्स से खींच रहा है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, तो ये वाला पार्टिकल भी क्या करेगा, उतने ही फोर्स से इसे अपनी तरफ खींचेगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। अगर ये इस पे इतना कुछ फोर्स लगा रहा है, तो ये भी कहेगा मैं भी तुझे इतने ही फोर्स से खींचूंगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ। तो बच्चों, ये फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो तो सेम होता है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, मान लो एक पॉजिटिव 3 न्यूटन है तो दूसरा वाला नेगेटिव 3 न्यूटन होगा, तो फाइनली ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो बच्चों, यहां पे ये जो सिस्टम में लगने वाला जो नेट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मान लो F1, ये F1 है, ये F2 है, ये जैसे F1 F2 F3 F4 कुछ भी लिखा हुआ है ना, तो जितनी भी फोर्सेस यहां पे लग रही होगी, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये सारी फोर्सेस क्या हो जाती हैं बच्चों, इंटरनल फोर्सेस का जो वेक्टर सम आता है, वो क्या आता है, जीरो आता है। तो इस सिस्टम में लगने वाली जो नेट फोर्स है वो कितनी है, जीरो है, क्योंकि वो इंटरनल फोर्सेस थी। ये सारी की सारी फोर्सेस क्या है, इंटरनल फोर्स हैं। इंटरनल फोर्सेस का जो वेक्टर सम आएगा वो जीरो आता है। सिस्टम में लगने वाला नेट फोर्स कितना है, जीरो है। बस आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए। बाहर से अगर एक्सटर्नल फोर्स होती तो ये नेट फोर्स ऑन सिस्टम फिर जीरो नहीं माना जाता। समझ रहे हो? तो बस शर्त यह है कि आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए, बाहर से इस सिस्टम में कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं होना चाहिए, देन नेट फोर्स क्या माना जाता है, जीरो माना जाता है। भले ये पार्टिकल एक दूसरे पे कितनी भी फोर्स लगा ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब देखो बच्चों, आगे बताता हूं। यहां पे लिखा हुआ है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, यही इंपॉर्टेंट है कि अगर नेट फोर्स ऑन सिस्टम अगर जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होती है वो कांस्टेंट होती है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का मतलब आप ये भी समझ सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, ये भी इसका मतलब होता है। जितना सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है वो ही सिस्टम की वेलोसिटी होती है बच्चों।
अब देखो अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब क्या है, इसका मतलब यह है बच्चों, इसका दो मीनिंग निकलता है, ये दो चीजें लिखी हुई मैंने। रिमेन्स कांस्टेंट का मतलब यह है कि इफ द सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली एट रेस्ट, मान लो अगर कोई सिस्टम अगर रेस्ट में है, ये सिस्टम मान लो रेस्ट में है, तो अगर ये रेस्ट में होगा तो मान लो इन तीन पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास यहां पे है, तो ये रेस्ट में है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी होगा वो कितना होगा बच्चों, जीरो होगा इनिशियली अगर ये रेस्ट में। लेकिन बच्चों इनिशियली रेस्ट का मतलब यह है कि इसका सेंटर ऑफ मास क्या है, रेस्ट में, समझ रहे हो। लेकिन ये पार्टिकल एक दूसरे पे फोर्स तो लगाते ही रहेंगे, क्या ये फोर्स लगाना बंद कर देंगे, नहीं लगाएंगे। फोर्स तो ये पार्टिकल एक दूसरे पे लगा ही रहे हैं, इंटरनल फोर्सेस तो लग ही रहे हैं, नेट फोर्स जीरो आ रही है, लेकिन सेंटर ऑफ मास इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। देन आगे क्या लिखा है, देन सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट पे ही रहेगा, भले ही बच्चों ये फोर्स चेंज होने लग जाए, ये इंटरनल फोर्स मान लो चेंज होने लग जाए। अब जैसे ये इसे फोर्स से खींच रहा है, ये इसे फोर्स से खींच रहा है, तो बच्चों ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे, क्लोज क्लोज आने लग जाएंगे, पार्टिकल क्या होने लग जाएंगे, क्लोज क्लोज आने लग जाएंगे, तो ये फोर्स भी क्या होने लग जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना ये फोर्स इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस फोर्स को लगाएगा, लेकिन ये फोर्स क्या होने लग जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये इंटरनल फोर्स ही है, भले इनकी वैल्यू चेंज हो रही है, लेकिन इनका वेक्टर सम क्या आएगा, जीरो ही आएगा। जो आपका सेंटर ऑफ मास रहेगा वो फिर भी क्या रहेगा, यहां पे रेस्ट में ही रहेगा, क्योंकि ये इनिशियली क्या था बच्चों, इनिशियली क्या था, ये रेस्ट में था। अगर कोई सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट पे है तो उसका इनिशियली रेस्ट में होने के बाद भले उन पार्टिकल की फोर्सेस चेंज हो जाएं, कोई दिक्कत नहीं है, उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, रेस्ट पे ही रहेगा। इसका मतलब क्या, अभी भी कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी समझाता हूं। देखो एक एक्सपेरिमेंट से समझाता हूं। मान लो ये एक बॉम्ब है, इस बॉम्ब के अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे बच्चों, बहुत सारे मिलियंस पार्टिकल होंगे। तो बिफोर एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास इज एट रेस्ट, आफ्टर एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास वुड बी एट रेस्ट। एक्सप्लोजन से पहले भी इस बॉम्ब का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो रेस्ट में ही है, लेकिन बॉम्ब जब फट जाएगा ना, तो फटने के बाद भी उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा। मतलब वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्या लिखा है देखो यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। ये पहले भी जीरो थी, बाद में भी जीरो ही है वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या, जीरो है। इसी को तो कांस्टेंट बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही है, वो जीरो थी तो बाद में भी जीरो है। देखो ये कैसे होता है, देखो बताता हूं। अभी ये दूसरा मीनिंग भी बताऊंगा, अभी इससे कंफ्यूज मत होइए, जीरो जीरो से कंफ्यूज मत होइए। अभी ऐसा भी हो सकता है, दूसरे केस में क्या होगा कि बिफोर एक्सप्लोजन मान लो वेलोसिटी 5 थी, आफ्टर एक्सप्लोजन वो 5 ही रहेगी, चेंज नहीं होगी। पहले इसे तो समझो, जीरो जीरो वाले को तो समझो। देखो बच्चों जैसे यहां पे ये बॉम्ब रखा हुआ है हमने, तो इनिशियली क्या है, बॉम्ब क्या है, रेस्ट में, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा, यहां पे होगा। अब देखो क्या हुआ बच्चों, ये बॉम्ब क्या हुआ, ये जो पार्टिकल होंगे, ये पार्टिकल अभी जो है क्या करेंगे, एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा रहे होंगे। लेकिन जैसे ही हम इस बम को, इस क्रैकर मतलब इस बम को फायर करेंगे, मतलब इसमें आग लगाएंगे, तो यहाँ बारूद जलेगा और यहाँ अंदर केमिकल रिएक्शन होने लग जाएंगी। केमिकल रिएक्शन होगी तो बच्चों ये जो पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स एक दूसरे के पास पास आने लग जाएंगे, क्योंकि ये फोर्स क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज होने लग जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि इंटरनल फोर्सेस हैं, जैसे मैंने कहा था ना, ये पार्टिकल एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएंगे। इस बम को हम किसी एक्सटर्नल फोर्स से नहीं फोड़ रहे हैं बच्चों, ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। कोई हमने इस बम पे कोई हथौड़ा नहीं मारा है जो ये बम फूट जाएगा, ठीक है, हमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाना, हमने तो सिर्फ यहाँ पे आग लगाई और ये बारूद जल रहा है, यहाँ केमिकल रिएक्शन होने लग गई, इंटरनल फोर्सेस बढ़ने लग गई। इंटरनल फोर्सेस चाहे कितनी भी बढ़ जाए बच्चों, यहाँ पे का जो नेट फोर्स ऑन सिस्टम आएगा वो जीरो ही आएगा, उनका जो वेक्टर सम होगा वो जीरो होगा। तो यहाँ पे की फोर्सेस क्या हो रही है, बढ़ रही हैं, लेकिन जितना ये फोर्स लगाएगा उतना ही ये फोर्स लगाएगा। लेकिन यहां पे का जो नेट फोर्स होगा ना, जो नेट फोर्स होगा F1 प्लस F2 जो भी एंड सो ऑन, जो भी इसका जो सम आएगा, वेक्टर सम जो आएगा, नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो ही होगा, जो कि होना भी चाहिए। नेट फोर्स ऑन सिस्टम जीरो ही होना चाहिए अगर आइसोलेटेड सिस्टम है। तो देन क्या होता है, वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। अगर सिस्टम इनिशियली एट रेस्ट पे है तो सेंटर ऑफ मास उसका कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट रहेगा। तो यहां पे भी सेंटर ऑफ मास क्या था, इनिशियली ये क्या था, रेस्ट में था, ये इनिशियली क्या था, रेस्ट में था। तो बच्चों इसका आफ्टर बिफोर एक्सप्लोजन अगर ये रेस्ट में था सेंटर ऑफ मास, इसका मान लो सेंटर ऑफ मास अभी रेस्ट में था, इसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं थी। लेकिन बॉम्ब अगर फट जाता है, ठीक है, आफ्टर एक्सप्लोजन सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट, ये रेस्ट में ही रहेगा, सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं आएगी। देखो जैसे ये बॉम्ब था, ध्यान से देखना इसे, ठीक है, ये बॉम्ब का सेंटर ऑफ मास यहां पे था। अब देखो बॉम्ब के कुछ पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, कुछ पार्टिकल इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं, कुछ इधर मूव कर रहे हैं। ये पार्टिकल क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। पहले ये था हमारे पास सिस्टम, अब सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल थे वो क्या हो गए, बम तो एक्सप्लोड हो गया, फट गया है, तो अब ये पार्टिकल यहां बिखर रहे हैं बच्चों,
क्या हो रहे हैं, पार्टिकल बिखर रहे हैं। लेकिन पार्टिकल भले बिखरते रहे बच्चों, लेकिन ये इतने सारे पार्टिकल से जो ये बॉम्ब बना हुआ था, जो ये सिस्टम है, इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव नहीं करेगा, वो यहीं पे ही रहेगा। ये है कहने का मतलब। लेकिन आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। अगर ये इनिशियली रेस्ट में था, इसका सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में था, तो बाद में भी इसका सेंटर ऑफ मास जो है क्या रहेगा बच्चों, रेस्ट में ही रहेगा। अभी न्यूमेरिकल करेंगे देन इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। अब देखो बच्चों, दूसरी लाइन का मतलब भी बताया था। ये कह रहा है कि इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। देखो यहां पे तो हमने बम को रेस्ट में रखा था। अब मान लो बम को हमने ऊपर थ्रो कर दिया, तो उससे क्या होगा, बॉम्ब के पास कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। तो जितनी वेलोसिटी से वो चल रहा होगा ना, बॉम्ब चल रहा होगा, तो आफ्टर एक्सप्लोजन क्या होगा, उसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वुड कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसका मतलब ये है बच्चों कि देखो यहां पे क्या है, यहां पे ये बॉम्ब को हमने क्या किया, अब ये फटा नहीं है, बिफोर एक्सप्लोजन है बच्चों, बिफोर एक्सप्लोजन। और ये एक चैम्बर है बच्चों, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। सबसे पहली शर्त है आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका, आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। तो बॉम्ब जो फूटता है बच्चों, वो किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से नहीं फूटता है, अंदर उसके केमिकल रिएक्शन होती है उसकी वजह से फूटता है, मतलब इंटरनल फोर्सेस की वजह से फूटता है। तो इंटरनल फोर्सेस की वजह से अगर बम फूट रहा है तो उसका एफ नेट कितना माना जाता है, 0 ही माना जाता है। F1 प्लस F2 प्लस F3 जो भी है ये सो ऑन इज इक्वल टू 0 ही आने वाला है, क्योंकि इंटरनल जो फोर्सेस होती हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल एंड अपोजिट होता है। ठीक है, तो ये फाइनली कैंसिल हो जाती है, तो नेट फोर्स ऑन सिस्टम क्या आता है, 0 ही आता है। समझ में आ रहा है। तो बच्चों हमने इस बॉम्ब को ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो हमने ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। मान लीजिए यहां पे इस बॉम्ब में कोई ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं लग रहा है, तो बच्चों अगर मैं इसे ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से थ्रो कर देता हूं, तो ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से जाता रहेगा, ऊपर जाता रहेगा। समझ रहे हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस पर लग नहीं रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अब डिक्रीज नहीं होने वाली, तो ये बॉम्ब ऊपर की तरफ जाता रहेगा। अब मान लो ये अचानक जैसे यहां पर पहुंचा बच्चों, जैसे ही ये बॉम्ब यहां पर पहुंचा, इसका सेंटर ऑफ मास ये था। ठीक है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के पास जो वेलोसिटी थी बच्चों कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। कितनी थी, 5 मीटर पर सेकंड थी। लेकिन जैसे ये यहां पे पहुंचा, ये अचानक से क्या हुआ बच्चों, ये फट गया। तो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही थी, तो ये अचानक से जैसे यहां पे पहुंचा ये फट गया, तो इसके पार्टिकल यहां बिखरने लग जाएंगे, ऐसे बिखरने लग जाएंगे। तो बच्चों पार्टिकल तो बिखरते रहेंगे, ऐसे दूर दूर जाते रहेंगे, ऊपर ऊपर जाते रहेंगे, ऐसे जाते रहेंगे। लेकिन बच्चों सेंटर ऑफ मास जो है ये 5 मीटर पर सेकंड की ही वेलोसिटी से मूव करता चलता रहेगा। यहाँ पे सेंटर ऑफ मास यही रहेगा। इस सिस्टम का पार्टिकल तो यहाँ बिखर जाएंगे, इधर इधर बिखरते रहेंगे पार्टिकल, लेकिन सेंटर ऑफ मास 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलता रहेगा। शर्त यह है कि ये आइसोलेटेड सिस्टम होना चाहिए। इनिशियली बच्चों क्या था, क्या लिखा है देखो, इफ सेंटर ऑफ मास इज मूविंग विद सम वेलोसिटी। अगर इस बॉम्ब के पास बिफोर एक्सप्लोजन इनिशियली अगर कुछ वेलोसिटी थी, देन इट वुड कंटिन्यू टू मूव विद सेम वेलोसिटी इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, इंटरनल फोर्स हो सकती है। इंटरनल फोर्सेज होने की वजह से बम फटा भी है, लेकिन बच्चों सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी जो पहले थी वही बाद में भी रहेगी। यह है कहने का मतलब, समझ में आया कुछ इसका मीनिंग। अब देखो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चंस तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा देता हूं। ये फॉर्मूला आपको पता होगा, XCOM मैंने बताया था, M1 M2 X2 प्लस M3 X3 डिवाइडेड बाई। ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये भी फॉर्मूला बताया था, ये वाला फॉर्मूला। ये क्या है, अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो वो कितनी चेंज हुई है, इस फॉर्मूले से आप पता कर सकते हो। बस डेल्टा एक्स यहाँ पे लिख देना, डेल्टा एक्स। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस भी कराए थे। M1 डेल्टा x1 का मतलब ये होता है कि ये जो M1 पार्टिकल है इसने अपनी कितनी पोजीशन चेंज की, उस वैल्यू को हम यहां पे पुट करते हैं। ठीक है, उसी तरीके से इस फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन करते हैं, देन आपको इसकी इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखो बच्चों यहां पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन आइसोलेटेड सिस्टम, सबसे पहली बात यहां पे क्या लिख दिया है, आइसोलेटेड सिस्टम लिख दिया है, ऑफ 2 पार्टिकल 2 kg एंड 6 kg। बच्चों ये 2 पार्टिकल है, एक M1 इसका मास है 2 kg और एक दूसरा पार्टिकल है M2 इसका मास है 6 kg। ठीक है, ध्यान से देखते रहिए, बहुत टॉपिक बहुत ईजी है बच्चों, बस थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, इज इनिशियली एट रेस्ट, क्या लिख दिया बच्चों, इनिशियली एट रेस्ट लिख दिया। अब देखो इनिशियली एट रेस्ट का मतलब समझो। देखो यहां पे क्या लिखा था कि अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है, सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली एट रेस्ट, कोई सिस्टम अगर रेस्ट पे है तो उसका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। देन सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। बाद में भी अगर मान लो उसके पार्टिकल के में कुछ चेंजेस आ गए तो बाद में भी उसका जो सेंटर ऑफ मास रहेगा बच्चों 0 ही
उसकी वेलोसिटी जो रहेगी जीरो ही रहेगी। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना, इसका सेंटर ऑफ मास अभी भी यहाँ पे था, अब बॉम्ब फटने के बाद भी ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे था। क्यों? क्योंकि ये इनिशियली रेस्ट में था, तो ये रेस्ट में रहेगा। अगर इसका सेंटर ऑफ मास, ये बॉम्ब अगर रेस्ट में, तो इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट में, बाद में भी फटने के बाद भी ये क्या रहेगा, रेस्ट में ही रहेगा। भले इनके पार्टिकल के पास अब वेलोसिटी आ गई है, इसके सिस्टम के जो पार्टिकल थे उनके पास वेलोसिटी आ गई है, लेकिन सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला अगर सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है तो यहां पे क्वेश्चन में यही लिखा है। देखो बच्चों, यहां पे क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिस्टम इज इनिशियली एट रेस्ट, कि ये सिस्टम अभी क्या है, रेस्ट में। एक 2 kg है, एक 6 kg है, ठीक है। एंड ऑफ पार्टिकल 2 kg मूव टूवर्ड 6 kg बाय 1 मीटर। देखो क्या हुआ बच्चों कि ये 2 kg का जो पार्टिकल है, ये 6 kg पार्टिकल की तरफ मूव करने लग गया 1 मीटर। अब बच्चों एक चीज बताओ, यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम भी लिखा हुआ है, इसका मतलब अगर ये इस तरफ मूव कर रहा है तो किसी एक्सटर्नल फोर्स तो यहां पे नहीं है, क्योंकि यहां पे आइसोलेटेड सिस्टम लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से तो कोई फोर्स लगने वाली नहीं है। तो अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, अगर ये पार्टिकल इधर मूव कर रहा है, तो पक्की बात है कि ये वाला पार्टिकल क्या कर रहा है, इस पे इंटरनल फोर्स लगा रहा है, ये वाला पार्टिकल भी तो इंटरनल फोर्स लगाएगा, ये दोनों एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगाएंगे। और दोनों के ये सिस्टम के अंदर जो फोर्सेस हैं वो हो सकती हैं, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए, ये एक दूसरे पे इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं। तो जितने फोर्स है ये इसे खींच रहा होगा, ये भी क्या करेगा, इसे इतने ही फोर्स से खींचेगा, दोनों इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे। तो फाइनली इन पे लगने वाला जो नेट फोर्स होगा बच्चों, F1 प्लस F2 मान लो, वो कितना होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया सिस्टम के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं उनका जो वेक्टर सम होता है, जो नेट फोर्स होती है बच्चों, वो 0 होती है। समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, ये जितने फोर्स से इसे खींच रहा होगा, ये भी उतने ही फोर्स से इसे खींच रहा होगा। समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पे क्या लिखा है कि मान लो ये इसे खींच रहा है, तो ये वाला जो 2 kg है, ये टूवर्ड 6 kg की तरफ मूव कर रहा है 2 मीटर। इसने क्या किया बच्चों, यहां पे 2 मीटर मूव कर गया। ये क्या कर गया, 2 मीटर मूव कर गया, यहां से लेकर के यहां तक। कितना मीटर, सॉरी 1 मीटर मूव कर गया, मैं 2 मीटर बोल रहा हूं, ये 1 मीटर मूव कर गया। अब बच्चों अगर ये इस पे फोर्स लगा रहा था, तो ये भी तो इस पे फोर्स लगा रहा है, तो ये भी तो मूव करेगा, ये भी तो मूव करेगा। अब ये भी मूव करेगा, तो यही पूछा है, फाइंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय 6 kg पार्टिकल। भाई ये जो 6 kg का जो पार्टिकल है, इसने कितना मूव किया होगा, यही हमें बताना है। इसने लेफ्ट में ही मूव किया होगा बच्चों। अब कैसे बताएं इसे, बहुत सिंपल है। देखो यहां पे क्या हुआ होगा, सेंटर ऑफ मास मूव किया होगा। सेंटर ऑफ मास मूव, भाई सेंटर ऑफ, सॉरी यहां पे लिखा था कि इनिशियली एट रेस्ट है, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया होगा। सॉरी बच्चों, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं किया होगा। देखो सेंटर ऑफ मास इनिशियली एट रेस्ट, देन सेंटर ऑफ मास वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट। समझ रहे हो? क्योंकि यहां पे लिखा हुआ था कि सिस्टम क्या था, इनिशियली एट रेस्ट था, तो सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला। तो बच्चों हम इस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं यहां पे, डेल्टा एक्स COM इज इक्वल टू M1 डेल्टा X1 प्लस M2 डेल्टा X2। ध्यान से देखिए, प्लस M1 प्लस M2, ध्यान से देखते रहिए बच्चों। देखो जब ये दोनों के दोनों यहां पे थे, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां पे क्या लिखा हुआ, इनिशियली एट रेस्ट। तो इनिशियली एट रेस्ट का अगर कहीं पे लिखा हुआ है और आइसोलेटेड सिस्टम भी लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है बच्चों, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला। भले ये पार्टिकल अपनी वेलोसिटी चेंज कर लें, ये पार्टिकल पास आ ले, लेकिन सेंटर ऑफ मास अपनी ही जगह में रहेगा। अब इस डेल्टा एक्स COM का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि क्या सेंटर ऑफ मास ने कोई पोजीशन चेंज की है। सेंटर ऑफ मास तो कोई पोजीशन चेंज ही नहीं करेगा, वो तो 0 ही रहेगा, वो अपनी ही जगह में रहेगा। तो ये डेल्टा एक्स COM का मतलब चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास ने अपनी कोई भी पोजीशन चेंज नहीं की, वो इनिशियली भी रेस्ट में था, बाद में भी वो रेस्ट में है, तो ये 0 आ जाएगा। M1 कितना है बच्चों, 2 kg है। डेल्टा X1 ये कितना है, 1 मीटर है। राइट हैंड साइड में है, तो इंटू 1 आएगा, पॉजिटिव आएगा। जो इसने पोजीशन चेंज किया, डेल्टा X1 मतलब इस M1 पार्टिकल ने जो पोजीशन चेंज किया, तो इसने 1 मीटर का पोजीशन चेंज किया, ठीक है। प्लस बच्चों M2 कितना है, ये 6 kg है, इनटू डेल्टा X2 हमें फाइंड करना है कि इसने कितना पोजीशन चेंज किया होगा, ये लेफ्ट में कितना मूव करेगा। तो देखते रहना, ये नेगेटिव में आएगा, क्योंकि अगर कोई बॉडी लेफ्ट में घूम रही है, मूव कर रही है, तो उसका वैल्यू नेगेटिव में आता है। कोई राइट में मूव कर रही है तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आती है, ठीक है। डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कर देते हैं बच्चों, तो 2 प्लस 6 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 को इधर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, ये 2 1 2 हो जाएगा, और ये 6 डेल्टा X2 हो जाएगा। तो फाइनली ये -2 इज इक्वल टू डेल्टा X2 हो जाएगा। तो फाइनली डेल्टा X2 की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, ये 6 डेल्टा X2 है, -2 डिवाइडेड बाय 6 आ रहा है, ठीक है। तो ये फाइनली कितना आ गया, -1/3 आ गया। तो ये जो डेल्टा X2 है बच्चों, -1/3 नेगेटिव आया, क्योंकि ये पार्टिकल क्या करेगा, लेफ्ट में मूव करेगा। ये यहां पे क्या पूछा था, फाइंड डिस्टेंस मूव्ड बाय 6 kg पार्टिकल। ये जो 6 kg पार्टिकल है कितना मूव करेगा, तो -1/3
मीटर या सेंटीमीटर जो भी है, जैसे आप मीटर लिखा ना, हाँ, तो -1/3 मीटर लेफ्ट में मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। अब देखो बच्चों, एक क्वेश्चन कराता हूं, बोर्ड का क्वेश्चन कराता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका, देखो यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम इनिशियली द बोट इज एट रेस्ट, ठीक है। सबसे पहली बात बच्चों, यहां पे क्या लिखा हुआ है, देखो इनिशियली बोट इज एट रेस्ट, ये एक बोट है, अब बोट में यहां पे एक पर्सन भी खड़ा हो रखा है। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि अगर इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, कहीं पे भी अगर ऐसे लिखा हुआ है इनिशियली एट रेस्ट, इसका मतलब क्या होगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो, इफ सेंटर ऑफ मास इज इनिशियली एट रेस्ट का मतलब, अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी अगर जीरो है तो वो कंटिन्यूसली क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। अगर बाद में अगर उस सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल, उन पार्टिकल में अगर कुछ चेंजेस हो भी रहे हैं, फिर भी सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, वुड कंटिन्यू टू बी एट रेस्ट रहेगा, ठीक है। तो इसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बच्चों। देखो यहां पे क्या कह रहा है, एज्यूम इनिशियली द बोट इज एट रेस्ट, ये बोट क्या रेस्ट में है। सडनली ए पर्सन मूव्स टू अनदर कॉर्नर ऑफ बोट, इस पर्सन ने सडनली क्या किया बच्चों, उसने क्या सोचा कि मुझे इस कॉर्नर पॉइंट पे पहुंचना है, तो वो इस तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। उसे इस पॉइंट में पहुंचना है, कैसे भी करके। कह रहा है व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द पर्सन टू रीच द एंड पॉइंट, इस पॉइंट तक पहुंचने में इस पर्सन को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये हमें बताना है बच्चों। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है 5 मीटर है, कितना है, 5 मीटर है। अब अगर मैं पूछता हूं बच्चों, क्वेश्चन में सिंपल कितना इजी चीज है, पूछ कि क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन में, जल्दबाजी में मत बता देना आंसर। क्वेश्चन में पूछा है कि इस पर्सन को इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचना है, तो यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने में उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द मूवमेंट ऑफ द पर्सन टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ बोट। तो बहुत से बच्चे जल्दबाजी में 5 मीटर बोल देंगे कि सर 5 मीटर का डिस्टेंस उसे कवर करना पड़ेगा। नहीं बच्चों, बिल्कुल भी नहीं करना पड़ेगा 5 मीटर का डिस्टेंस, गलत फहमी में मत रहिए, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये तभी तो इतना इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो 5 मीटर का डिस्टेंस नहीं कवर करना पड़ेगा उसे। देखो बच्चों, होता क्या है कि वो, जैसे ये पानी है, लेकिन शर्त ये रुका हुआ पानी है, ठीक है। ये क्या है, स्टिल वाटर है, रुका हुआ पानी है। तो रुके हुए पानी में अगर बोट ऐसे मान लो यहाँ पे रेस्ट में है, कोई पर्सन अगर बोट में खड़ा है, तो वो पर्सन, होता क्या चीज है, वो पर्सन अगर इधर मूव करता है तो बोट भी थोड़ा सा इधर को मूव करने लग जाती है, ठीक है। क्यों बच्चों, ये एक सिस्टम है। ये बोट जो इधर मूव कर रही है किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से मूव नहीं कर रही है बच्चों, ये पूरा का पूरा एक सिस्टम है। इस सिस्टम में ये पर्सन क्या कर रहा है, यहां चल रहा है, तो चलने से क्या कर रहा है, बोट में इस तरफ फोर्स लगा रहा है। अब बोट भी क्या कर रही है, इस पे इस तरफ फोर्स लगा रही है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे ना। जितना फोर्स ये बोट पे लगाएगा, बोट भी इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी। तो ये पर्सन इधर चल रहा है, बोट इधर चल रही है। तो अगर रुके हुए पानी में कभी भी कोई बोट अगर खड़ी है, अगर उस बोट पे आप चलते हो, इस डायरेक्शन में चलोगे, तो आप तो इधर चलोगे, लेकिन ये बोट इधर मूव करेगी, बोट इधर मूव करेगी, आप इधर मूव करोगे। समझ रहे हो, ये चीज होती है। अब देखो बच्चों, एक चीज बताओ, क्वेश्चन में पूछा है कि इस पर्सन को इस पॉइंट में पहुंचना है, और इस पॉइंट में पहुंचने में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। तो क्या आपको ये देखो, बोट का ये वाला पॉइंट कितना है, 5 मीटर है। तो क्या आपको लग रहा है कि इसने यहां तक पहुंचने में 5 मीटर का ही डिस्टेंस कवर किया होगा? नहीं किया होगा। देखो बताता हूं क्यों नहीं किया होगा। देखो बच्चों, जब ये इधर चल रहा होगा तो ये बोट भी तो इधर मूव कर रही होगी, ये तो इधर चल रहा है, बोट भी इधर मूव कर रही है। तो ये वाला इस पॉइंट में से पहुंचना है ना, इस पर्सन को कैसे भी करके इस पॉइंट में पहुंचना है। तो ये पॉइंट भी क्या हो रहा है, क्लोज क्लोज आ रहा है। ये पर्सन भी चल रहा है, ये पॉइंट भी क्लोज क्लोज आ रहा है। तो हो सकता है पर्सन यहां पे पहुंचे और ये पॉइंट यहां पे पहुंच जाए, तो ये पहुंच तो जाएगा इस वाले पॉइंट पे। तो इसे पूरा ये 4 मीटर का डिस्टेंस थोड़ा ना कवर करना पड़ा। देखो बताता हूं, मान लो यहां पे एक पर्सन खड़ा हो रखा है, और ये पर्सन यहां से खड़े होकर के ये सारी सिचुएशन देख रहा है कि क्या क्या यहां पे हो रहा है। इस पर्सन ने यहां पे खड़े होकर के ये यहां देख रहा है, इसने देखा कि ये पर्सन जो है इधर चल रहा है। अब बच्चों, ये बोट भी तो इधर मूव करती रहेगी, बोट इधर मूव करती रहेगी, तो ये वाला पॉइंट क्लोज क्लोज आता रहेगा। समझ रहे हो? तो देखो होगा क्या, ये वाला जो पॉइंट था बोट का, अब बोट का पॉइंट यहां पहुंच जाएगा, और ये पर्सन यहां से मूव करते करते यहां पहुंच जाएगा। समझ रहे हो? तो बोट तो इधर पहुंच गई, और ये पर्सन पहले यहां पे था, मतलब बोट के यहां पे नहीं था, बोट के तो यहां पे था। तो ये वाली डिस्टेंस उसने यहां से लेकर के यहां तक ये वाली डिस्टेंस कवर की है, ये वाली डिस्टेंस कवर किया। तो बच्चों, ये वाला जो पॉइंट होगा यहां पे पहुंच जाएगा, पर्सन बोट के एंड पॉइंट में पहुंच जाएगा, यहां पे एंड पॉइंट में पहुंच जाएगा। समझ रहे हो ना? पर्सन इधर जा रहा है, बोट का ये वाला एंड पॉइंट भी इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है। तो ये फाइनली क्या होगा, जैसे ही ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, तो ये दोनों पॉइंट अब क्या कर गए, मीट कर गए। लेकिन बोट भी तो यहां से कुछ इधर मूव कर गई होगी, बोट भी तो इधर मूव कर गई होगी। ये बोट का ये वाला एंड पॉइंट पहले यहां पे था, इस सीधा ही में था, बोट का एंड पॉइंट भी तो यहां मूव कर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस पर्सन ने एक्चुअल में
इतना ही डिस्टेंस कवर किया है, बस ये वाला डिस्टेंस कवर किया, तो इसे मैंने x बोल दिया। क्या बोल दिया मैंने इसे? x बोल दिया। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा भाई? बोट ने यहां से लेकर के यहां तक यही डिस्टेंस कवर किया है, बस इतना ही डिस्टेंस कवर किया है। पर्सन ने ये वाला डिस्टेंस कवर किया है, क्योंकि ये एंड पॉइंट यहां पे आ गया है। समझ रहे हो? इस तरीके से ये समझा रहा हूं मैं इसे। तो ये x है, तो ये वाला कितना होगा? 5 माइनस एक्स होगा। समझ में आ रहा है इतना? अब देखो अब क्या करना है बच्चों, यहां पे लिखा था कि एज्यूम इनिशियली द बोट इज एट रेस्ट। अगर बोट इनिशियली रेस्ट में थी, पहले तो रेस्ट में थी ना, उसने अचानक से सडनली मूव करना शुरू कर दिया, तो बच्चों भले वो अचानक से मूव करना शुरू कर दे, लेकिन अगर बोट इनिशियली अगर रेस्ट में है, उसका सेंटर ऑफ मास अगर रेस्ट में है, इस सिस्टम का, ये एक पर्सन है एक बोट है, तो इसका कहीं ना कहीं पे सेंटर ऑफ मास तो होगा ना। तो इनिशियली जब ये रेस्ट में था तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था। अब ये इंटरनल फोर्सेस लग रहे हैं, तो इंटरनल फोर्सेस लगने की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सेंटर ऑफ मास तो अभी भी रेस्ट में ही रहेगा बच्चों, सेंटर ऑफ मास अभी भी रेस्ट में ही रहेगा। समझ रहे हो? तो हमें पता करना है कि इस पर्सन ने कितना इस एंड पॉइंट तक पहुंचने में कितना मूवमेंट किया। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स सी ओ एम इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2। ध्यान से देखते रहिए, m1 प्लस m2, समझ में आ रहा है? यही हमारे पास फॉर्मूला है। ये डेल्टा एक्स सी ओ एम क्या होता है? सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन चेंज हुआ होगा उसकी वैल्यू है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की तो इनिशियली जो वेलोसिटी रही थी वो जीरो ही थी, बाद में भी जीरो है। भले ही ये मूव कर रहे हैं, लेकिन इनिशियली क्या था? वो रेस्ट में था। मैंने आपको बताया था ना, कोई सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट में है तो उसके सिस्टम के अंदर जो भी मूवमेंट हो रहा है उससे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। वो अगर इनिशियली रेस्ट में है तो बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास की में कोई चेंजेस नहीं आए तो उसकी वेलोसिटी जीरो रही होगी, तो उसका सेंटर ऑफ मास भी मूव नहीं किया होगा, तो ये वैल्यू तो आ जाएगी जीरो। अब देखो m1 कितना है? ये पर्सन 80 kg का, ये बोट जो है 40 kg के, ठीक है? तो m1 तो हो जाएगा 80 kg इनटू, बच्चों यहाँ ये जो पर्सन है ये x सेंटीमीटर मतलब x मीटर मूव करेगा, ठीक है? ऐसा समझ लीजिए x मीटर मूव करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो ये जो उसने पोजीशन चेंज की थी, उसने कितनी पोजीशन चेंज की? x। तो यहाँ पे ये डेल्टा x1 की जगह में x आ जाएगा, प्लस m2 क्या है? इस बोट का मास है, वो कितना है? 40 kg इनटू, अब देखो बच्चों यहां पे हमें डेल्टा x2 क्या है? डेल्टा x2 मतलब ये इस बोट का जो एंड पॉइंट है, इसने इतना मूवमेंट किया है, यहां से लेकर के यहां तक ये वाला मूवमेंट किया। बोट पहले यहां पे थी बच्चों, बोट मूव करते करते यहां पहुंच गई, और ये पर्सन पहले यहां पे था, मतलब इस सीधाई में था। बोट ऐसे तेजी से आगे आ रही थी तो इस पर्सन ने इतना ही डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? तो बोट ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 5 माइनस एक्स। लेकिन बोट ने लेफ्ट हैंड साइड में डिस्टेंस कवर किया, तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर डिस्टेंस कवर किया है तो बच्चों यहां पे नेगेटिव भी आएगा, ठीक है? ऐसे नेगेटिव भी आएगा। और ये क्या है आपका 5 माइनस एक्स है, तो ये डेल्टा x2 की जगह में 5 माइनस एक्स आ जाएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना? 80 प्लस 40 kg। समझ में आ रहा है ना सब कुछ? अब देखो बच्चों ये इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा, 80 प्लस 40 कितना होता है? 120 इंटू जीरो जीरो हो जाएगा, तो ये 80x हो जाएगा, प्लस ये 40 इंटू माइनस 5 प्लस एक्स। समझ में आ रहा है इतना? तो ये माइनस 80x तो इधर आ जाएगा, तो ये 4 5 से कितना होता है? 20 माइनस 200, और ये हो जाएगा आपका 40x। तो ऐसे करते हैं, इसे मैंने इधर भेज दिया, पॉजिटिव 200 हो गया, ये 40x प्लस 80x, ठीक है? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 120x इज इक्वल टू 200। तो x इज इक्वल टू हो रहा है आपका 200 डिवाइडेड बाय 120, ये कट जाएगा, 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो बच्चों इस पर्सन ने 5/3 मीटर ही डिस्टेंस कवर की है। 5 मीटर, टोटल 5 मीटर की डिस्टेंस, तो इसने सिर्फ 5/3 मीटर की डिस्टेंस कवर किया, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन है, यहां पे क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहां पे क्या हो रहा है बच्चों, ये दो पर्सन हैं, ये रस्सी को क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं, खींच रहे हैं। अभी ये इनिशियली रेस्ट में है बच्चों। देखो यहां पे क्या लिखा है? एज्यूम दैट इनिशियली दे आर एट रेस्ट। अभी ये दोनों के दोनों क्या है? ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर ये दो पर्सन है, ये रस्सी से एक दूसरे को खींच रहे हैं, ठीक है? तो ये एक फोर्स इधर लगा रहा है, एक फोर्स इधर लगा रहा है, लेकिन अभी इस फोर्सेस की वजह से इनमें कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है, ठीक है? ये एक दूसरे को खींचना चाह रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट नहीं आ रहा। इनिशियली सिस्टम क्या है? रेस्ट पे। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर कोई सिस्टम इनिशियली रेस्ट में होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा? सेंटर ऑफ मास भी क्या रहेगा बच्चों? रेस्ट में ही रहेगा, ठीक है? तो मान लो इसका सेंटर ऑफ मास कहीं ना कहीं तो होगा ना, ये 80 kg है, ये 40 kg है, ये 80 kg है, ये 40 kg है, तो कुछ यहीं पे होगा, बगल में इसके क्लोज होगा, ठीक है? क्योंकि इसका मास ज्यादा है। अब देखो बच्चों इतना तो समझ लो, सिस्टम अभी इनिशियली एट रेस्ट में है, तो इस सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी रहा होगा अभी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, ठीक है?
क्योंकि सेंटर ऑफ मास की ही वेलोसिटी से तो पता चलता है कि सिस्टम मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। सिस्टम मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम को मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो डिसाइड किया जाता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी से। अब ये इनिशियली एट रेस्ट लिखा हुआ है, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास हमारा मूव नहीं कर रहा, वो जीरो। लेकिन बच्चों अगर ये फोर्स जो लगा रहे हैं एक दूसरे पे, अगर ये फोर्स बढ़ाने लग जाए, अगर ये फोर्स बढ़ाने लग जाए, ये दोनों को दोनों बढ़ाने लग जाएंगे फोर्स, तो यहां पे पूछा है हाउ फार हैज ईच मूव्ड व्हेन दे मीट। अगर ये एक दूसरे को फोर्स बढ़ाने लग जाएंगे, बढ़ाने मतलब मान लो अभी ये 40 न्यूटन लगा रहा है, ये भी 40 न्यूटन ही लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे इक्वल फोर्स लगाएंगे। अब ये 50 हो जाएगा तो ये भी 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा तो ये भी 60 हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, ये पास 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 आने लग जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनिशियली दे आर एट रेस्ट, और ये जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम है, बाहर से कोई भी इनमें फोर्स नहीं लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स अगर सिस्टम पे लग रही है, सिस्टम के अंदर जो लोग हैं उनमें वो एक दूसरे पे अगर इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, और सिस्टम अगर इनिशियली रेस्ट पे है, तो बच्चों उस इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास जो है बाद में भी जो है वो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जीरो ही रहेगी। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास रेस्ट में ही रहेगा, वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है। इनिशियली भी वो रेस्ट में था, बाद में भी वो रेस्ट में ही रहेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या होगा, ये पास 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 आएंगे आएंगे, लेकिन सेंटर ऑफ मास कहीं मूव नहीं कर रहा, तो ये दोनों के दोनों ऐसे पास आएंगे कि एक यहां पे पहुंच जाएगा, एक यहां पे पहुंच जाएगा, दोनों के दोनों चिपक जाएंगे। सेंटर ऑफ मास तो अपनी ही जगह में, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करने वाला, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है इनिशियली दे आर एट रेस्ट। सेंटर ऑफ मास इनिशियली रेस्ट में था, यहां पे कोई एक्सटर्नल फोर्स थोड़ा ना लग रहा है, ये तो इंटरनल फोर्स है। इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास अगर इनिशियली रेस्ट में, तो बाद में भी इनिशियली रेस्ट पे ही रहता है। अगर इंटरनल फोर्सेस लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं होनी चाहिए बस, ठीक है। तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम था। अब हमसे पूछ रहा है कि बच्चों हाउ फार हैज ईच मूव्ड, ये दोनों के दोनों कितना मूव किए होंगे, ये दोनों के दोनों कितना मूव किए होंगे। तो कितना सिंपल सवाल है बच्चों, कोई भी कर देगा इस सवाल को। मान लो यहां पे हमारा सेंटर ऑफ मास था, तो मान लो ये यहां मूव किया, तो ये x मूव किया होगा, तो ये कितना मूव किया होगा बच्चों, ये 6 माइनस एक्स मूव किया होगा। समझ में आ रहा है ना, ये अगर x मूव किया होगा तो 6 माइनस एक्स मूव किया होगा। तो यहां पे देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एक्स COM इज इक्वल टू क्या है, m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों यहां पे मैंने क्या कहा, इस इनिशियली भी सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी जीरो थी, बाद में भी जीरो ही रहेगी। सेंटर ऑफ मास तो मूव नहीं कर रहा ना, तो ये डेल्टा एक्स क्या होता है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होती है, तो ये तो चेंज नहीं हो रही है, तो ये तो जीरो रहेगी। सेंटर ऑफ मास की कोई पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है। तो इज इक्वल टू m1 कितना है बच्चों, ये 40 kg है। ये पर्सन जो है राइट में मूव किया, कितना मूव किया, x मूव किया, तो यहाँ पे 14 × x पॉजिटिव आएगा। m2 कितना है बच्चों, 80 kg है। तो ये पर्सन कितना मूव किया, ये लेफ्ट में मूव करेगा, तो ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव 6 माइनस एक्स आएगा। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। डिवाइडेड बाय दोनों को प्लस कर दो, 40 प्लस 80 आ जाएगा। तो इधर जब ये 0 × 80 प्लस 40 कितना होता है, 120, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। ये 40x हो जाएगा, ये 80 × -6 प्लस x, ठीक है। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये हो गया आपका 40x प्लस 8 6 कितना होता है 48, माइनस ये माइनस में आएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करें तो -480 प्लस 80x, ठीक है, कोई दिक्कत। 80 प्लस 40 कितना हो जाएगा 120x, ये इधर जाएगा तो 480, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 480 डिवाइडेड बाय 120, 12 4 जा कितना होता है 48, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों 4। इसका मतलब ये है कि ये वाला जो पर्सन है 4 मीटर मूव करेगा, और ये वाला पर्सन कितना मूव करेगा बच्चों 6 - 4 कितना होता है 2 मीटर मूव करेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस तो मैं इतने करा दूंगा बच्चों कि ये चैप्टर ही शायद से फिर 20-25 दिन में कंप्लीट होगा, ठीक है। खैर उससे आप ही उलझ जाओगे, आप ही कंफ्यूज हो जाओगे। कम से कम इन बेसिक भी नहीं कहूँगा, ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल के ही क्वेश्चन है, ठीक है। इन्हें तो कीजिए, ठीक है। ये चैप्टर तो बहुत लेंथी चैप्टर है, इस चैप्टर को तो जितना पढ़ोगे उतना कम है, ठीक है। खैर इनकी प्रैक्टिस कीजिए पहले।